नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन समाजशास्त्र का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र समाजशास्त्र। तो इसे हल करेंगे तो आपका पेपर लगभग ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको समय मिलता 3 घंटा 15 मिनट और इसमें दिया है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। आपका जो पूर्णांक है वो 100 अंक का है और इसमें प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिए हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, उसके बाद है 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जिसके लिए आपको 25 शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं जिसका आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद 27 से 29 तक है दीर्घ यानी कि विस्तृत उत्तरीय जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय, जो कि हमारे प्रश्न 10 रहेंगे। ठीक है, पहला है प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी। तो इसका सही आंसर इसमें है का वाला। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है क, ख, ग, घ। ठीक है, तो M.N. श्रीनिवासन, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी, M.N. श्रीनिवासन। उसके बाद है हमारा दूसरा मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, यानी कि ये किसकी रचना है। तो ये है, इसमें भी हमारा का ऑप्शन सही है, लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन। ठीक है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें ऑप्शन है ग्राम प्रधान और ग्रामीण नेता, ग्रामीणों का अध्यक्ष, ठीक है, या वरिष्ठ नागरिक। तो ग्राम प्रधान होता है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक हैं, इनका नाम है M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, M.S. स्वामीनाथन। उसके बाद है हमारा पांचवा प्रश्न भूदान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है विनोबा भावे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे याद कर लें। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को कब अपनाया। तो भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को 1990 के दशक में अपनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 1990 के दशक में। उसके बाद है हमारा सातवां औद्योगिकरण का या के लक्षण हैं। तो आधुनिकी मशीनों का प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि, ये दोनों हैं, का और खा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे का और खा दोनों। ठीक है, ऑप्शन ये भी है, इसमें से कोई नहीं, तो हमारा सही वाला ये है का और खा। औद्योगिकरण का लक्षण पूछ रहा है तो औद्योगिकरण का लक्षण ये दोनों हैं। ठीक है, लक्षण हैं आधुनिक मशीनों का प्रयोग और उत्पादन में वृद्धि, तो का और खा दोनों। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 8 है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें लिखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। तो इस आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है, सुंदरलाल हैं और कौन है, ये हमारा खा वाला सही है, मेधा पाटेकर। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है 9, जिसमें लिखा है फेमिनिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक का संपादक है मैत्रेयी चौधरी। ठीक है, इसका भी का ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है कितनी, 10, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो था वो उत्तराखंड से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है वाणिज्यीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है वाणिज्यीकरण, इसके बारे में अपन देखते हैं। अब देखते हैं इसका वाणिज्यीकरण किसे कहते हैं, यही हमारा प्रश्न था। यानी ये प्रश्न संख्या कितनी थी, 11 थी। ठीक है, तो किसी वस्तु का एक उत्पादन के रूप में रूपांतरण करना या ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता है, वाणिज्यीकरण कहलाता है। वाणिज्यीकरण का मतलब होता है व्यापार से संबंधित। ठीक है,
तो किसी वस्तु का एक उत्पादन के रूप में रूपांतरण करना, या ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मूल्य हो, कीमत हो, और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता है, वाणिज्यीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें हमें इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है ये 12 और द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक के लेखक का नाम है यहाँ पे, ये है मनकर ओल्सन। ठीक है, द लॉजिकल एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक के लेखक मनकर ओल्सन है। तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। भारत ने विकास हेतु किस प्रकार की आर्थिक नीति को अपनाया है? तो इसका आंसर देखते हैं अपन। यह है 13 प्रश्न का आंसर, यानी कि भारत ने विकास हेतु मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है अपने यहाँ निजी क्षेत्र भी होगा और कैसा होगा, सरकारी भी होगा। ठीक है, यानी कि जो कंपनियां होंगी, निजी का मतलब प्राइवेट भी हैं अपने यहाँ, और कैसी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। आ गई ना बात समझ में? तो भारत ने विकास हेतु मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया। इसमें कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित होते हैं, यानी कि कुछ कंपनियां सरकारी होती हैं, जबकि कुछ निजी क्षेत्र के लिए खुले होते हैं, यानी कि प्राइवेट भी होते हैं। जैसे अपने यहाँ हॉस्पिटल सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, है ना। उसी प्रकार स्कूल भी सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। इसका 14 में दिया है औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, औद्योगिकरण की विशेषताएं देखते हैं अपन। यह है प्रश्न का उत्तर, औद्योगिकरण की विशेषताएं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जातीय भेदभाव एवं सामाजिक असमानताओं में पर्याप्त कमी हुई है। औद्योगिकरण का मतलब होता है मशीनीकरण से संबंधित, कल कारखानों से संबंधित। कारखानों की वजह से क्या हुआ है, जातीय भेदभाव कम हुआ है ना। जातीय भेदभाव क्या हो गया है, कम हुआ है। ठीक है, क्यों कम हुआ? क्योंकि जब किसी भी कंपनी में काम करने व्यक्ति जाता है तो उसमें जाति देख करके थोड़ी ना जाता, हर जाति के लोग होते हैं और सब साथ में काम करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जाति भेदभाव कम हो गया। ठीक है, तो औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ, जाति भेदभाव कम हुआ, है ना, और सामाजिक असमानताओं में पर्याप्त कमी हुई। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण द्वारा अंधविश्वासों में कमी आई एवं रोजगार में वृद्धि हुई। ठीक है, तो यही है इसकी विशेषताएं। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन संख्या 15 है, जिसमें लिखा चिपको आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो हमें ये बताना है चिपको आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर अपन देखने की कोशिश करते हैं। ये दे रखा है यहाँ पे, चिपको आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन के साथ सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो आप अच्छे से इसे याद कर लें, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखेंगे 16 नंबर है, यानी कि प्रश्न संख्या 16 है, संविदा खेती क्या है। तो इसे भी देखते हैं, संविदा खेती क्या है। हमारा इसका आंसर ये है यहाँ पे छुपा हुआ, संविदा खेती। ठीक है, तो संविदा खेती वह पद्धति है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसानों को कुछ निश्चित फसलें उगाने के लिए तथा उनकी फसल कंपनी द्वारा खरीदी जाने संबंधी संविदा करते हैं। ठीक है, तो संविदा क्या होता है, कुछ कंपनी बड़ी बड़ी हैं वो किसानों की ज़मीन को अपने हिसाब से क्या करवाती हैं, फसलें उगवाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में वो फसल की खरीदारी करती हैं। ठीक है, तो यही है संविदा खेती। ठीक है, संविदा खेती वह पद्धति है, वह प्रक्रिया है जिसमें बहुराष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र की बहुत सी कंपनियां किसानों को कुछ निश्चित फसलें उगाने के लिए, यानी कि किसानों को बोलती हैं ये वाली फसल उगा लो, तथा उनकी फसल कंपनी द्वारा खरीदे जाने, और क्या करती है कंपनी, फसल को खरीद लेती है। इसी को हम संविदा कहते हैं। ठीक है, आ गई ना बात समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा प्रश्न है पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है,
तो देखते हैं पंचायत के 3 कार्य। तो पंचायत के 3 कार्य कौन कौन से हैं, ये वाले 3 कार्य हैं, यानी कि प्राइमरी व जूनियर स्कूल के भवन का रखरखाव करना काम होता पंचायत का, ठीक है। और क्या काम है, सरकारी नलकूपों का संचालन, हैंडपंपों की मरम्मत व रखरखाव करना। तो दूसरा कार्य ये हो गया। तीसरा कार्य है पेंशन के लिए लाभार्थियों का चयन तथा छात्रवृत्तियों को स्वीकृति देने एवं उन्हें बांटने का कार्य। तो ये 3 कार्य हैं पंचायत के, ठीक है। तो इन्हें भी अच्छे से याद कर लो। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 18 है, इसमें दे रखा है कि दबाव समूह का क्या कार्य है, दबाव समूह का कार्य। तो दबाव समूह के भी कार्य इसी वाले चैप्टर में हैं। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उसकी पूर्ति के लिए क्या करता है, दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार संघ, जातीय संघ, छात्र संगठन एवं खेतिहर समूह आदि आते हैं, ठीक है। दबाव समूह क्या करते हैं, जैसे व्यापारियों का कोई संगठन हो गया, ठीक है, तो संगठन क्या करता है, अपनी मांग को मानने के लिए आंदोलन करता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाता है, ठीक है, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए, उसी को हम दबाव समूह बोलते हैं। छात्रों का भी संगठन होता है, ठीक है, छात्र अपनी मांग को मानने के लिए, मनवाने के लिए सरकार पर क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे व्यापारियों का संगठन होता है, किसानों का भी होता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम दबाव समूह कहते हैं, ठीक है। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है, यानी राजनीति को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए क्या करता है, दबाव डालता है कि हमारी मांग को माना जाए, ठीक है, उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार संघ हो गया, कुछ जाति के लोग होते हैं पिछड़े हुए, ठीक है, वो भी अपनी मांग को पूरा कराने के लिए क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। छात्र संगठन है, खेतिहर समूह है, मतलब किसान, ठीक है। तो यही लोग दबाव समूह के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है, और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है धर्म के प्रभाव में कमी, यानी कि पंथ निरपेक्ष देश वह होता है जहाँ सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, हालांकि और राज्य यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता आप समझ गए होंगे, धर्म के प्रभाव में कमी, हालांकि जो राज्य या देश सभी धर्मों को मान्यता देता है और राज्य का स्पेशल कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यही हो गया पंथ निरपेक्षता। उसके बाद है सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो हम देखते हैं सुझाव, ठीक है। ये हमारा प्रश्न संख्या 20 है, इसका उत्तर देखेंगे। तो सांप्रदायिकता निवारण के लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार हैं। तो पहला सुझाव है सभी धर्मों के लिए सामाजिक विधानों में एक रूपता होनी चाहिए। समस्त सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सांप्रदायिकता को मतलब होता है धार्मिक लड़ाइयाँ। ये धार्मिक लड़ाइयाँ कैसे ख़त्म हो सकती हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। समस्त सांप्रदायिक संगठनों यानी कि धार्मिक संगठनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों या संगठनों या संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो अफवाह फैलाकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाली विदेशी शक्तियों पर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें 4 पॉइंट लिख दिए गए हैं, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा और लघु उत्तरीय प्रश्न है और उसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रश्न हमारे लघु उत्तरीय में हैं 21 से लेकर के 26 तक, और उसके बाद विस्तृत में हमारे क्वेश्चन हैं 27, 28, 29, 3 क्वेश्चन हैं। तीनों के अथवा में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखेंगे अपने दोनों, यानी कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 29 तक नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।